हेलो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान विषय के पेपर सेकंड बीए पार्ट 3 के पेपर सेकंड के चैप्टर 1 में टूल्स ऑफ मेज़रमेंट मापन के उपकरण के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टूल है या नेक्स्ट उपकरण है केस स्टडी मेथड। तो केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं का विश्लेषण एवं उसकी खोज की जाती है और सामाजिक इकाई के रूप में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय, घटना, नीति या संगठन को लिया जा सकता है। अर्थात केस अध्ययन विधि में जो केस होता है उससे तात्पर्य ऐसी घटना से होता है जिसका एक बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट होता है, अर्थात केस में सम्मिलित की गई घटना या इकाई की अपनी चार दीवारी होती है। तो ये एक सामाजिक इकाई है, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय आदि इस सामाजिक इकाई में निहित होते हैं। तो पीवी यंग ने केस अध्ययन विधि की एक परिभाषा दी 1974 में। उनके अनुसार केस अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवनी का अन्वेषण यानी खोज तथा विश्लेषण किया जा सकता है। तो यदि हम इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो हमें केस अध्ययन विधि के स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलेगा। तो नेचर ऑफ केस स्टडी मेथड या केस अध्ययन विधि का स्वरूप। तो अध्ययन विधि में किसी सामाजिक इकाई के विकासात्मक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात केस अध्ययन में सामाजिक इकाई का अध्ययन उसके विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कि सामाजिक इकाई के रूप में एक व्यक्ति विशेष का भी अध्ययन किया जा सकता है या सामाजिक समूह जैसे परिवार या किसी संस्कृति का भी अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता है कि केस अध्ययन विधि एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इसमें सामाजिक इकाई के एकात्मक स्वरूप को टूटने नहीं दिया जाता, अर्थात अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई को संपूर्ण रूप से अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। जैसे यदि किसी परिवार को एक सामाजिक इकाई के रूप में अध्ययन करने का निश्चय किया गया है तो उस परिवार की ऐतिहासिक घटना चक्रों को भी का ब्यौरा तैयार करके परिवार को विभिन्न सब यूनिट्स में यानी उप इकाइयों में न बांटकर उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। और नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि केस अध्ययन विधि में अध्ययन करने के लिए सामाजिक इकाई के क्या तथा क्यों दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो केस अध्ययन इसके स्वरूप को स्टडी करने के पश्चात केस अध्ययन विधि की विशेषताएं कुछ उभर कर आई हैं सामने और इन विशेषताओं को हम चार भागों में बांट सकते हैं या इनको चार प्रकार की विशेषताएं हैं। फर्स्ट है केस अध्ययन एक सीमाबद्ध विधि है, यानी केस अध्ययन एक सीमाबद्ध विधि है क्योंकि जिस केस का विश्लेषण किया जाता है उसकी सीमाएं होती हैं। दूसरा है कि केस अध्ययन में केस कुछ का केस होता है। केस अध्ययन में शोधकर्ता को ये पहचान करना होता है कि केस किस चीज़ का केस है, क्योंकि इससे उसे विश्लेषण की इकाई के बारे में निर्धारण करने में सुविधा हो जाती है। एंड थर्ड विशेषता है कि केस अध्ययन में केस की संपूर्णता, एकता को बचाकर रखने का स्पष्ट प्रयास किया जाता है। तो चूँकि शोधकर्ता ये जानता है कि एक ही केस का प्रत्येक चीज़ का अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए वे केस के कुछ पहलुओं पर विशिष्ट ध्यान इस प्रकार देते हैं कि उसकी अखंडता पर कोई आंच ना आए। एंड फोर्थ जो विशेषता है, केस अध्ययन में आंकड़े के बहुत सारे स्रोतों को तथा बहुत सारे आंकड़े संग्रह विधियों का उपयोग किया जाता है। तो विशेषकर स्वाभाविक परिस्थितियों में किए जाने वाले जो केस अध्ययन हैं उनमें आंकड़ों के भिन्न भिन्न स्रोतों तथा आंकड़ों के संग्रह के भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग
किया जाता है और बहुत से केस अध्ययनों में ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या शाब्दिक रिपोर्ट आदि द्वारा आंकड़े संग्रह किए जाते हैं, जबकि प्रश्नावली तथा संख्यात्मक आंकड़ों का भी उपयोग किया जा सकता है। अर्थात केस अध्ययन को हमेशा एक गुणात्मक प्रविधि मानना उचित नहीं है, क्योंकि अधिकतर केस अध्ययन गुणात्मक ही होते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है कि केस अध्ययन की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य विधियों से सार्थक रूप से अलग करती हैं। अब है नेक्स्ट टाइप्स। तो केस अध्ययन विधि के प्रकार। फर्स्ट प्रकार है अपसरित केस विश्लेषण या डेविएंट केस एनालिसिस। तो केस अध्ययन के इस प्रकार में शोधकर्ता एक ही साथ दो ऐसे केसेस को लेता है जिसमें काफ़ी समानता होते हुए भी भिन्नता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिकल ट्विंस, जिसमें एक सामान्य, आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स एकांगी जुड़वां बच्चे, जिनमें एक सामान्य तथा दूसरा बच्चा जो है वो मनोविदिलता सीजोफ्रेनिया से ग्रसित हो सकता है। तो ये डेविएंट केस एनालिसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इस उदाहरण में दोनों बच्चे चूँकि आइडेंटिकल ट्विंस हैं इसलिए उनमें काफ़ी अधिक समानता है, परंतु फिर भी दोनों में भिन्नता है। क्या है कि एक मानसिक रोग से ग्रसित है तथा दूसरा बच्चा नॉर्मल है। सेकंड जो टाइप है वो है पृथक नैदानिक केस विश्लेषण, यानी आइसोलेटेड क्लिनिकल केस स्टडी। तो इस प्रकार के केस विश्लेषण विधि में शोधकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति के बीते दिनों के घटनाक्रमों या घटना चक्रों का विस्तृत विश्लेषण करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और मनोविश्लेषण में इस विधि का जो आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस है उसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और जो प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी थे वो फ्रॉयड थे। फ्रॉयड ने मानव आत्मिक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन अनेकों पृथक नैदानिक केसेस के विश्लेषण से उत्पन्न तथ्यों के आधार पर किया है। और केस अध्ययन विधि जो है वो बहुत लोकप्रिय है। स्टेक मनोवैज्ञानिक थे और स्टेक ने 3 प्रकार के केस अध्ययन का वर्णन किया 1994 में। और पहला जो उनका केस अध्ययन था वो है आंतरिक केस अध्ययन, यानी यह ऐसा केस अध्ययन होता है जहां शोधकर्ता इसलिए अध्ययन प्रारंभ करता है क्योंकि वह लक्ष्य केस के बारे में गहराई से जानना चाहता है। और बी पॉइंट जो है वो है साधनात्मक केस अध्ययन, यानी यह ऐसा केस अध्ययन है जहां शोधकर्ता किसी विशेष केस का अध्ययन इसलिए करता है क्योंकि उसे समस्या को समझने में विशेष सूझ उत्पन्न होती है या किसी सिद्धांत को रिफाइन करने में उसको मदद मिलती है। एंड सी पॉइंट है सामूहिक केस अध्ययन। तो ये एक ऐसा केस अध्ययन है जहाँ शोधकर्ता साधनात्मक केस अध्ययन का विस्तार कई केसेस का अध्ययन करने के लिए करता है, जिसमें घटना, सामान्य अवस्था तथा जीव संख्या के बारे में अधिक कुछ सीखने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से स्टेक ने 3 प्रकार के केस अध्ययन का वर्णन किया। उसके बाद इस विधि में हम पढ़ेंगे ऑप्शंस, यानी पूर्व कल्पनाएं। तो इस विधि की एक पूर्व कल्पना ये है कि मानव प्रकृति में एक रूपता होती है। हालांकि ये भी सच है कि मानव व्यवहार परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। और दूसरी, इस विधि की दूसरी उपकल्पना है कि संबंधित इकाई स्वाभाविक इतिहास पर आधारित होती है। एंड तीसरी जो एजम्पशन है कि इस विधि में संबंधित इकाई का विस्तृत अध्ययन संभव होता है। तो ये 3 एजम्पशंस हैं जो केस अध्ययन विधि की अपनी कुछ 3 पूर्व कल्पनाएं हैं। उसके बाद है कि केस अध्ययन विधि के क्या लाभ हैं। तो केस अध्ययन विधि का प्रयोग मनोविज्ञान में, समाजशास्त्र में, शिक्षा में काफ़ी किया गया है। और इस विधि के कुछ लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं और उनके साथ साथ इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो
केस अध्ययन विधि में दो विभिन्न केसेस को लेकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। फर्स्ट लाभ ये है, एंड सेकंड है कि जो केस अध्ययन विधि है उसके द्वारा अध्ययन करने के लिए चयन किए गए केस का गहन रूप से अध्ययन संभव है, क्योंकि इसमें एक समय में किसी एक केस या सामाजिक इकाई का ही अध्ययन किया जा सकता है। एंड थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है कि केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले अध्ययनों में उत्पन्न होने वाली इकाइयों को पहले से ही आंका जा सकता है तथा उसे दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट है कि इस विधि में कूली ने एक अध्ययन किया और उन्होंने अध्ययन करते हुए कहा कि केस अध्ययन संबद्ध इकाई के प्रत्यक्षण में या प्रत्यक्षीकरण में गहराई पैदा कर देता है और उसके जीवन इतिहास के बारे में एक स्पष्ट सूझ उत्पन्न करता है, और इसमें इकाई के व्यवहारों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिफ्थ एडवांटेज है कि केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित कार्य के लिए प्रश्नावली बनाने में मदद मिलती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है कि परिस्थिति की ज़रूरत के अनुसार इस विधि में शोधकर्ता केस अध्ययन विधि में कई शोध प्रविधियों का उपयोग आसानी से करता है, यानी इस विधि में अन्य विधियां जैसे इंटरव्यू, गहन इंटरव्यू, डीप इंटरव्यू, प्रश्नावली, अनुसूची का उपयोग संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केस अध्ययन विधि में चिकित्सीय एवं प्रशासनिक उद्देश्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, और केस अध्ययन के आधार पर जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं उनको चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा होती है तथा प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी केस अध्ययन शोधकर्ता को इकाई की व्यवहारिक समस्याओं को समझने में भी मदद करता है। तो इस प्रकार से ये केस अध्ययन विधि के कुछ लाभ हैं, और लाभ के साथ साथ केस अध्ययन विधि में कुछ कमियां हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं। जैसे केस अध्ययन विधि में आत्मनिष्ठता अधिक पाई जाती है और जिसका प्रतिकूल प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष पर पड़ता है। सेकंड है कि केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता में निश्चितता का मिथ्या भाव यानी फॉल्स सेंस उत्पन्न हो जाता है, और शोधकर्ता अपने निष्कर्ष के बारे में इतना विश्वस्त हो जाता है कि वह अपने अध्ययन में सम्मिलित केसेस को रिप्रेजेंटेटिव मानकर एक खास तरह के परिणाम के बारे में पूर्णतः निश्चित हो जाता है। और इस तरह की निश्चितता का जो कुप्रभाव ये पड़ता है कि शोधकर्ता जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके मूलभूत नियमों को पूर्णतः उपेक्षित कर बैठता है। एंड थर्ड जो इसकी कमी है वो है कि केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता पर पूर्ण जवाबदेही इस बात की भी बन जाती है कि वह किसी सामाजिक इकाई जैसे व्यक्ति या परिवार के इतिहास को तैयार करे, और ऐसा करने के लिए वो काफ़ी प्रयास करता है और सामाजिक इकाई के बारे में सूचनाओं की तैयारी करता है, उनका विश्लेषण करता है, और उसके द्वारा दी गई सूचनाओं की वैधता की जांच करने का कोई तरीका इस विधि में नहीं बतलाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि वैधता की जांच इस विधि में नहीं की जा सकती। एंड ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो कमी है, वो है कि केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन में काफ़ी समय लगता है, इसलिए काफ़ी समय लेने वाली विधि है, और साथ ही साथ ये विधि एक खर्चीली विधि भी है क्योंकि इसमें धन की बर्बादी भी बहुत अधिक होती है। एंड लास्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है कि इसका उपयोग सीमित क्षेत्र पर होता है, इसे बड़े समूह या समाज के अध्ययन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, और इस विधि में सैम्पलिंग का भी उपयोग संभव नहीं होता। तो बच्चों, इस तरह से ये केस स्टडी मेथड है। इस वीडियो के माध्यम से हमने केस स्टडी मेथड जो कि टूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और ये चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत है, और इसकी जो डिटेल PDF है या इसका जो कंटेंट है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।